आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बड़ोदरा, कक्षा 9वीं, अध्याय 8 गति, भाग 1। मैं जितेंद्र गहलोत। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था से तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि पेड़ अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, वे कभी गति नहीं कर सकते। तो वे पदार्थ जो अपने स्थान पर गति नहीं करते हैं उन्हें विराम अवस्था में, तथा वे पदार्थ जो गति कर सकते हैं जैसे कि गतिशील होते हैं, जैसे मनुष्य गति कर सकता है, पक्षी उड़ सकते हैं, मछलियाँ तैरती है, हमारे रक्त वाहिकाओं में, रक्त की धमनी व शिराओं में रक्त बहता है, मोटरसाइकिल जैसी गाड़ियाँ अर्थात मोटर गाड़ियाँ चलती है, यहाँ तक कि परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएँ वे सभी गति करते हैं। अर्थात परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो वहीं अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र कर निकालते हैं। तारे और आकाशगंगाएँ भी ब्रह्मांड के चारों ओर चक्र करती है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई भी वस्तु यदि गति में है तभी होती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव लाती है। अर्थात मैंने यदि किसी वस्तु को समय के साथ अपना स्थान बदलते हुए देखा है तो मैं कह सकता हूँ कि वह वस्तु गतिमान है। जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, तथापि ऐसी कई अवस्थाएं जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल के कणों के उड़ने से व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के झूलने से भी लगता है। अर्थात किसी भी वस्तु की गति का एहसास हमें उसके नहीं होने से के कारण तो अप्रत्यक्ष साक्ष्य से भी कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष यानी जो हमें भले ही दिखाई नहीं दे, जैसे गति हवा तो हमें दिखाई नहीं दे सकती, पर हवा की गति के कारण जहाँ धूल के कण उड़ जाते हैं, पेड़ की शाखाएं हिल जाती है, पत्तियां हिल जाती है, आदि कारणों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं। वहीं आपने देखा होगा सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ की पृथ्वी की गति का कारण भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है और उस चक्र के अंतर्गत उसे 365 दिन का समय काल लग जाता है। अनुमानित लगभग 365 दिन होते हैं। वैसे ही 365 दिन 6 घंटे का समय काल होता है, उसके ऊपर कुछ मिनट और कुछ सेकंड भी होते हैं। उसी प्रकार यदि यह सही है तो हम भी पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं। अर्थात हमें ये एहसास तो नहीं होता कि पृथ्वी अपने स्थान पर गतिशील है, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई गति का एहसास या महसूस नहीं किया। लेकिन आप इस बात से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने के साथ साथ वह अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करती है। उस घूर्णन गति का एहसास भी हमें नहीं होता है, लेकिन इस एहसास को हम दिन व रात अर्थात सूर्योदय व सूर्यास्त से समझ सकते हैं। वहीं सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने के कारण पृथ्वी पर मौसम का निर्माण होता है। अर्थात मौसम में जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु आदि। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है तो वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु स्थिर हो सकती है। अर्थात जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि जैसे कि एक व्यक्ति जो ट्रेन के अंतर्गत बैठा है, वो ट्रेन में चलते समय जब ट्रेन चलेगी तो वह व्यक्ति स्थिर है, लेकिन जो बाहर से व्यक्ति उसे देख रहा है उसे वह व्यक्ति भी गतिशील दिखाई देता है। वास्तव में वह व्यक्ति स्थिर है, लेकिन वाहन गतिशील होने के कारण वह व्यक्ति भी गतिशील दिखाई देता है। जबकि दूसरे व्यक्ति जो अंदर की तरफ बैठा है, ट्रेन के अंदर की तरफ भी बैठा है, उसे वही व्यक्ति स्थिर दिखाई देता है, अर्थात वह व्यक्ति गतिशील नहीं दिखाई देता। यानी हम ये कह सकते हैं कि गति अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान होते हैं। जैसे कि यदि हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमने देखा होगा पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में ये गति नहीं कर सकते। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करता हुआ पाता है। अर्थात बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है वो बस और बस के अंदर बैठे यात्रियों को गति करता हुआ देखता है न, और जबकि उसके लिए पेड़ अपने स्थान पर स्थिर होता है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथी यात्री विराम अवस्था में दिखते हैं, वहीं बाहर बैठे व्यक्ति को वही लोग गतिशील दिखाई देते हैं। यह अवलोकन इस बात का संकेत करता है कि गतियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मानों से प्रदर्शित की जा सकती है। बहुत सी गतियाँ जटिल भी होती है, अर्थात उनका एक फिक्स मापांक हो सकता है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है, कुछ घूर्णन कर सकती है यानी अपने अक्ष पर ही घूर्णन यानी घूम जाती है, तो कुछ कंपन के कारण भी गति करती है। ऐसी स्थिति में हो सकती है कि जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात जिसे हम सरल रेखीय गति के बारे में कह सकते हैं। वहीं हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। उसके बाद हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक वस्तु गतिशील अर्थात किसी वस्तु के चारों ओर गति करता है। सामान्यतः एक क्रियाकलाप में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि दीवार अपने स्थान पर स्थिर होती है, अर्थात वो विराम अवस्था में है। वहीं रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं वह गति करती हुई होती है, लेकिन वास्तव में उस समय भी आपको विराम अवस्था में ही दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार एक वस्तु और दूसरी वस्तु में गतिशीलताएं होने के बावजूद वो हमें स्थिर दिखाई देती है, या स्थिर होने पर भी वो गतिशील हमें दिखाई दे सकती है। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में भी गिर जाते हैं, क्योंकि जब गति बहुत ही तेज़ हो जाती है तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। उसे नियंत्रित करना बहुत ही कठोर हो जाता है। अर्थात वह गति जो अनिश्चित हो, अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी। वहीं दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक होती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। वहीं आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना या उन्हें नियंत्रित करने के विषय में भी हमें समझना चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना की आवश्यकता महसूस होती है। गति का वर्णन। अब आप क्या जानते हैं गति क्या होती है? तो हम किसी भी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु के निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि माना किसी गांव में स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में है। जैसे एक यहाँ पर है और जो स्कूल है वो उससे 2 किलोमीटर उत्तर में है, यानी ये मैं कह सकता हूँ इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं ये दूरी इस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं यदि मैं इसी बात को किस दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूं कि अब ये एक स्कूल है और ये 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर ये 2 किलोमीटर की दूरी कहाँ से स्थित है ये मैंने नहीं बताया, तो व्यक्ति इसे कहाँ से कंफ्यूज कर सकता है कि वो रेलवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है या पूर्वी दिशा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पूर्वोत्तर दिशा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इस प्रकार उसके दिशा निर्देश उसमें ज्ञात नहीं हो सकते। अतः हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया, यानी अब हम ये कहेंगे कि ये दूरी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम एक से निर्दिष्ट बिंदु कह सकते हैं, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इसी दूरी को ज्ञात माना जा सकता है। अर्थात किसी भी दूरी को किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं, इसलिए इसे आप अंडरलाइन कीजिए। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे भी यदि हम कहीं से दूरी निकालेंगे, जैसे आप विद्यालय में बैठे हैं तो आपका विद्यालय रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, जैसे 6, 4 या एक संख्यात्मक मान होगा। वहीं आपका विद्यालय बस स्टेशन से कितनी दूरी पर है, तो उसका भी एक संख्यात्मक मान होगा। लेकिन यदि हम इस बात को केवल यही कहकर छोड़ दें कि वह कितनी दूरी पर है, तो भी यह भी एक पर्याप्त होना नहीं हो सकता। उसके साथ हमें दिशा का भी ज्ञान देना आवश्यक होगा। जैसे कि स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये गति का सापेक्ष तो हो सकती है, दूरी का सापेक्ष हो सकती है, पर विस्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि
वो उत्तर दिशा में है या दक्षिण में है या पूर्व में है या पश्चिम है, उसका ज्ञान भी साथ में होना अनिवार्य है। सामान्यतः सरल रेखीय गति। जब गति का सबसे साधारण रूप सरल रेखीय गति होता है, इसके उदाहरण को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी सरल रेखीय वस्तु पर गतिमान कह सकते हैं। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करें, तो पहले ये C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरती हुई C तक पहुंचती है। अर्थात माना कि ये एक O बिंदु है, इस O बिंदु को निर्देश बिंदु मान लिया गया। अब यहाँ से तीन वस्तुएं, एक A, एक B और एक C, माना कि ये तीनों ही भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले ये C और B से गुजरती है, अर्थात C और B के बीच में से गुजरती है, तथा उसके बाद ये A पर पहुंचती है। इसके पश्चात ये उसी पथ पर वापस लौट जाती है और B से गुजरते हुए फिर C तक पहुंच जाती है। तो अब इस वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि उसने C से B और B के बाद फिर A तक की दूरी तय की। इसलिए सरल रेखीय गति किन्हीं भी दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य की सीधी दूरी होती है। यहाँ पर सरल रेखीय गति को जैसे यहाँ पर एक सीधी रेखा से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वहीं हम इसे एक एग्जाम्पल से ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु O है, उस O बिंदु से किसी A बिंदु की दूरी यदि 60 किलोमीटर, वहीं आगे की दूरी 35 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 किलोमीटर है, तो कुल दूरी 95 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित कर सकती है और हमें केवल उसके अंकीय मान की ही आवश्यकता होती है, न कि उसकी गति, न ही उसकी दिशा आदि की हमें कोई जानकारियों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कुछ ऐसी राशियाँ जिन्हें केवल उनके अंकीय मान यानी उनके संख्यात्मक मान से ही प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसकी भौतिक राशियों का अंकीय मान उसका परिणाम हो जाता है। अर्थात जहाँ परिणाम ही सब कुछ होता है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। गति एक अदिश राशि है। वहीं उदाहरण के द्वारा आप किसी भी वस्तु की प्रारंभिक वस्तु से O से उसकी अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक विस्थापन का अंकीय मान दे सकती है। वहीं वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की या बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, जैसे कि एक व्यक्ति A से B तक गया और उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं वो B से यहाँ तक गया तो उसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की, अर्थात उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी 95 किलोमीटर होगी, अर्थात उसकी दूरी 95 किलोमीटर होगी। लेकिन विस्थापन हेतु इन दोनों का मान, जो सीधी दूरी है A और C के बीच की सीधी दूरी है, विस्थापन में केवल इसे ही माना जाएगा, भले ही वह 90 किलोमीटर पार कर आया है, अर्थात 90 किलोमीटर का कोई महत्व नहीं होगा। इस प्रकार विस्थापन किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी को प्रदर्शित करता है, भले ही वह वस्तु किसी भी पथ या किसी भी रास्ते का चयन करती है, लेकिन विस्थापन हमेशा उन दोनों के बीच की सीधी दूरी को प्रदर्शित करेगा। आज के गृह कार्य में आप इस प्रश्न को करेंगे। इस सारणी से देखते हुए आपको ये पता चल रहा है कि दो वस्तुओं की दूरी और समय के साथ गणना दे रखी है। आप दोनों बताइए कि इनमें से किस दूरी की गति एक समान है और किस वस्तु की गति की दूरी अलग अलग है, अर्थात इन दोनों वस्तुओं की गति एक समान है या अलग अलग। धन्यवाद। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोतरा।